अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। गाज़ा और इसराइल की वॉर के बारे में तो हम डेली जो है बेसिस पर उसको देख ही रहे हैं, उसका जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन एक और वॉर है जो कि सीरिया के अंदर एक सिविल वॉर चली आ रही थी अरब स्प्रिंग से, जिसका सिलसिला शुरू हुआ था। हम अमूमी तौर पे ये समझते हैं, क्योंकि उसकी ख़बर अब इतनी ज़्यादा नहीं आती, तो हम ऐसा समझते हैं कि शायद वो वॉर ख़त्म हो गई है। और स्पेशली जब ट्रंप ने, जो यूएस के पिछले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 2017 में तकरीबन जो है ऐलान किया था कि हम यूएस की फ़ोर्सेस को वहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, नेटो की फ़ोर्सेस वहाँ से निकल रही हैं। तो तब से ऐसा ही लगा कि जैसे कि ये जंग अब ख़त्म हो गई है। लेकिन ख़बरों से तो ये जंग शायद निकल गई, मगर रियलिटी में ये हुआ कि यूएस ने अपनी पूरी फ़ोर्सेस वहाँ से नहीं निकाली और उनके काफ़ी जगहों पे, 4-5 जगहों पर उनके फ़ोर्सेस, उनके जो मिलिट्री बेसेस है वो कायम रहे। और उसकी वजह से ये हुआ कि सीरिया जो है वो एक स्टेबल पोजीशन पे नहीं आ सका। बशार उल असद जो है उसको अपनी पूरी जो मुल्क है उसके अंदर पूरी तौर पर उसकी रिट कायम नहीं हो सकी और वो मुस्तकिल एक जंगी सिचुएशन में अब तक चला आ रहा था। और क्योंकि ये जो गाज़ा और इसराइल के बीच में जब वॉर शुरू हुई और जब इस वॉर के शुरू होने के बाद जो ईरानियन बैक मिलिशियाज़ इराक़ के अंदर मौजूद थे और सीरिया के अंदर मौजूद थे, उन्होंने इन्हीं यूएस बेसिस के ऊपर हमले भी किए, जिसकी वजह से ये दोबारा से ख़बरों में बात आनी शुरू हो गई कि यूएस के जो बेसिस हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो क्यों यहाँ पे मौजूद हैं और वो किस हैसियत से मौजूद हैं। क्योंकि अगर इराक़ और सीरिया दोनों एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये कह रखा है बरमला कि हमारे मुल्क में जो है यूएस और उनके जो एलाइज़ हैं उनकी फ़ोर्सेस की कतन कोई जगह नहीं है, तो फिर क्यों वो यहाँ पर अब तक मौजूद हैं और किस दुनिया की किस मतलब लीगल लेजिटिमेसी के तहत या किस इंटरनेशनल लॉ या किस इंटरनेशनल नॉर्म के तहत वो यहाँ पे मौजूद है। तो कुछ ये नक्शों से मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये सीरिया के अंदर सिचुएशन क्या चल रही है इस वक्त। ये सबसे पहले तो मैं आपको गूगल अर्थ से सीरिया का ये मैप दिखा रही हूँ, जिससे आपको ये नज़र आएगा कि सीरिया का जो मुल्क है वो ज़्यादातर जो इसका एरिया है वो डेजर्ट है और सिर्फ मेडिटेरेनियन की तरफ इसका थोड़ा सा एक जो हिस्सा लगता है, जिसमें इसके मेन 3-4 शहर हैं, वो एक फर्टाइल जगह है। लेकिन बाकी तमाम जो कंट्री है वो एक तरह से डेजर्ट कंट्री है। और ये जो आपको एक दरिया इसके जो सेंटर से गुज़रते हुए दिख रहा है, जो कि पूरे डेजर्ट एरिया से बीचों बीच गुज़रते हुए इराक़ में दाखिल हो जाता है, अगर आप उसको देखें गौर से तो इसकी ओरिजिनेशन जो है वो टर्की से होती है। टर्की से ये दरिया शुरू होता है और ये पूरे सीरिया के बीच में से गुज़रते हुए और इराक़ में आ जाता है और यही जो है वो मशहूर ज़माना दरियाए फ़रात है, जिसका ज़िक्र जो है वो हमेशा हम अपने जो हिस्ट्री में करते ही रहते हैं। सो ये वही दरियाए फ़रात है जो कि पहले सीरिया से आता है और फिर इराक़ के अंदर एंटर होता है। और इसी के इर्द गिर्द आप देखेंगे कि कुछ फर्टिलिटी है जहाँ पे उसके इर्द गिर्द कुछ फसलें उग सकती हैं और कुछ खुराक बन सकती है। बाकी ये जो डेजर्ट एरिया है यहाँ पर तो ज़ाहिर है ये एक बंजर है और ये इस तरफ नीचे कुछ पहाड़ी सिलसिले हैं, हिली ट्रैक्स हैं जिनके इर्द गिर्द भी थोड़ी सी वेजिटेशन है। तो ये तो इसका एक आपको मैंने नक्शा दिखाया है। अब मैं आपको ये एक और मैप दिखा रही हूँ जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि इस वक्त सीरिया के अंदर जो मिलिट्री सिचुएशन है या वॉर सिचुएशन है वो क्या है। ये जो ऊपर आपको सीरिया के टॉप पर रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है, ये वो पोर्शन है जिसमें इस वक्त टर्की की जो फोर्सेस हैं उनका इस वक्त कब्ज़ा है। और टर्की की फोर्सेस यहाँ पर क्यों मौजूद हैं, वो इस एमा पे यहाँ पे मौजूद हैं कि यहाँ पर जो कुर्दिश पॉपुलेशन मौजूद है वो जो है टर्की के अंदर जो मौजूद कुर्दिश पॉपुलेशन है उसके साथ मिल करके टर्की के ख़िलाफ़ रेबेलियन को उकसाती रही है पहले भी और मज़ीद भी वो उकसा सकती है। और स्पेशली जब सीरिया एक सिविल वॉर का शिकार था तो उस वक्त ये ज़्यादा खदशा था कि ये कुर्द की पॉपुलेशन जो है
टर्की के लिए भी मसाइल पैदा करें। और मैं आपको बता दूं कि ये कुर्दिश पॉपुलेशन जो है वो एक ऐसी पॉपुलेशन है जो कि 4 मुल्कों के अंदर फैली हुई है। ये टर्की में भी मौजूद है, ये सीरिया में भी मौजूद है, इसकी कुछ हिस्सा इराक़ में भी मौजूद है और कुछ इनके लोग ईरान में भी मौजूद हैं। तो ये जो इनकी पॉपुलेशन 4 मुल्कों के अंदर मौजूद है, इस वजह से यूएस और उनके एलाइज जो हैं वो हमेशा से ही ऐसा करते हैं कि वो कुर्दों का कार्ड प्ले करते हैं, वो कुर्दों को सपोर्ट करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम अपनी आज़ादी की जंग लड़ो और हम तुम्हारा साथ देंगे। और उनकी आज़ादी की जंग का मतलब ये है कि 4 मुल्कों से उनको अपने अपने टुकड़े जो है वो तोड़ करके अपना अलग मुल्क बनाना है। और इस वजह से ज़ाहिर है टर्की भी इनसे खफा होता है, सीरिया, इराक़, इवन ईरान, ये सब ममालिक जो हैं कुर्दों से हमेशा खफा रहते हैं। इसलिए नहीं कि कुर्द खुद जो हैं वो कोई बुरे लोग हैं, बल्कि इसलिए कि यूएस और उनके जो एलाइज हैं वो हमेशा इनको आकर के बिला वजह इनकी फंडिंग करते हैं, इनको पैसा देते हैं, इनको वेपन्स देते हैं और इनको उकसाते हैं कि ये अपने लिए जो है वो आज़ादी मांगे। और सीरियन सिविल वॉर में भी यही हुआ कि इन्हीं खदशात की बुनियाद पर जो टर्किश फोर्सेस हैं उन्होंने टॉप ऑफ ये जो सीरिया का जो बॉर्डर है नॉर्दर्न, उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। और इस वक्त भी सीरिया के और टर्की के बीच में मामलात इस वक्त चल रहे हैं, क्योंकि सीरिया उनसे यही कह रहा है कि आप लोग अब हमारे लैंड से निकल जाओ, और टर्की कहता है कि हम निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन हमें ये श्योरिटी करनी है कि ये जो रिबेलियंस हैं ये दोबारा से सर ना उठाएं हमारे ख़िलाफ़। और मैं आपको ये बता दूं कि जो यूएस के बेसेस यहाँ पर मौजूद हैं और वो यही कहते हैं, बाइडन ने भी यही कहा कि हमारे जो यहाँ पर चंद हज़ार फ़ौजी यहाँ पे मौजूद हैं वो उन फोर्सेस की हेल्प कर रहे हैं या उनको ट्रेन कर रहे हैं जो कि डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं इस वक्त तक बशारुल असाद के ख़िलाफ़। दैट मीन्स कि वो किन को ट्रेन कर रहे हैं और किन की मदद कर रहे हैं, किन को वेपन्स दे रहे हैं, वो वही कुर्द लोग हैं जिन्होंने पहले भी यूएस के साथ मिल करके बशारुल असद के ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा किया, इवन टर्की को तंग किया और इवन इराक़ में भी उनकी बहुत बड़ी जो है वो फोर्स बन गई। सो एक और मैं आपको यहाँ पे मैप दिखा रही हूँ। ये मैप जो है इसमें आपको दिख रहा है कि कुर्दों की पॉपुलेशन टर्की में भी मौजूद, सीरिया में भी मौजूद, इराक़ में भी मौजूद और ईरान में भी मौजूद। अब एक और मैप देखें कि टर्की ने ना सिर्फ सीरिया के जो टॉप नॉर्थ के ऊपर कब्ज़ा कर रखा है, बल्कि उसकी इंटरफेरेंस इस वक्त इराक़ के नॉर्थ के अंदर भी है। और ये आपको जितने भी स्क्वायर्स दिख रहे हैं ये सब के सब वो बेसेस हैं या वो मिलिट्री कैंप्स जो हैं जो कि टर्किश फोर्सेस ने यहाँ पे बना रखे हैं, बिकॉज ऑफ द रीज़न के कुर्दों का मुकाबला जो है वो ना सिर्फ सीरिया में बशारुल असाद के ख़िलाफ़ बल्कि इराक़ के अंदर वो उनकी गवर्नमेंट को भी डिस्टेबलाइज़ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और टर्की के ख़िलाफ़ भी वहाँ से भी वो कार्रवाइयाँ करते हैं। और ये वही लोग हैं जो कि यूएस के जो फोर्सेस हैं उनके साथ मिल करके ये इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं और मज़ीद आने वाले सालों में भी उनसे यही उम्मीद है। इसी वजह से ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं आपको एक और ये दिखा रही हूँ कि सीरिया के ही अंदर रशियन फोर्सेस की मौजूदगी, ये आप देख रहे हैं एक मैप जिसमें ये दिखा रहे हैं कि ये कितनी सारी जगह हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जन के हिसाब से ये जगह हैं जहाँ पे रशिया के फोर्सेस, उनके जहाज़, उनकी जो वेपन्स हैं वो ला करके खड़े हुए हैं। बिकॉज़ रशिया 2017 में इस जंग के अंदर कूद पड़ा था, बल्कि 2015 में ही रशिया और टर्की दोनों ने इस जंग के अंदर अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया था। उसी के बाद ट्रंप ने अपनी फोर्सेस को यहाँ से विड्रॉ करने का ऐलान किया था और बशारुल असाद की मदद के लिए ये सब लोग यहाँ उतरे हुए थे। इसी वजह से बशारुल असाद जो है उसने इनको मुख्तलिफ़ जगहों पर ये जगह दे दी, बेसिस दे दिए और उनसे बोला कि तुम लोग अपने एयरक्राफ्ट, अपनी वेपन्स, अपने टैंक्स जो भी आप लाना चाहते हो वो यहाँ पर ला करके खड़े करो। और मैं आपको बताऊँ कि इसी साल के शुरू में एक दफ़ा दोबारा बशारुल असाद पुतिन से मिलने रशिया गया और उसने उस वक्त उसको ये बोला कि आप अपनी फोर्सेस अगर बढ़ाना चाहते हो सीरिया में तो उसके लिए हम आपको वेलकम करते हैं, बिकॉज हम ये समझते हैं कि रशिया की फोर्सेस का सीरिया के अंदर मौजूद रहना जो है वो सीरिया की इंटेग्रिटी के लिए, उसकी जो सिक्योरिटी के लिए बहुत बेहतर रहेगा। सो इस तरह से ये बात हो रही है। एक और मैप में आपको दिखाती हूँ। ये इस मैप में भी आपको ये दिख रहा है कि ये जो ग्रीन स्पॉट्स हैं इन सब में
रशिया को जो है वो एयर बेसेस और मिलिट्री बेसेस दिए हुए हैं बशार अल असद ने, और ये यहाँ पर तब से यानी 2015 से वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक और जगह से हम देखते हैं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मैप है, और इसमें आपको इधर आपको इराक दिखाई दे रहा है और इस तरफ आपको सीरिया दिखाई दे रहा है, और ये जितनी भी सर्कल्स आपको दिखाई दे रही हैं बेशुमार, यानी कई दर्जनों में आपको ये जो सर्कल्स दिखाई दे रही हैं, ये तमाम की तमाम ईरानियन बैक्ड मलेशियाज़ हैं जो कि पूरे इराक में फैली हुई हैं और जो कि पूरे सीरिया के अंदर भी फैली हुई हैं। और ये तमाम मिलिशियाज़ जो हैं वो कभी एक्टिव भी हो जाती हैं, कभी वो डॉर्मेंट भी हो जाती हैं, जैसे भी उनको लगता है कि कोई हालात ऐसे हैं कि बशार अल असद को उनकी हेल्प चाहिए, या बगदाद में जो हुकूमत बनी हुई है इराक की, उनको अगर कोई हेल्प चाहिए, उनके ख़िलाफ़ अगर कुछ काम हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, या फिर US के जो मिलिट्री बेसेस हैं वो कुछ एक्टिविटीज़ करें, तो फिर उस वक्त ये लोग भी एक्टिव हो जाते हैं और ये लोग भी अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं। और आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा बड़ी तादाद में ये मुख्तलिफ़ नामों से मलेशिया ग्रुप्स जो हैं इराक और सीरिया पूरे के अंदर फैली हुई हैं, और यही मलेशियाज़ हैं जो कि लेबनान के अंदर हिज़्बुल्लाह के साथ भी ज्वाइन हो जाती हैं। जब उन्होंने देखा कि हिज़्बुल्लाह को इज़राइल के ख़िलाफ़ जंग लड़नी है और उनको वहाँ पे कार्रवाइयाँ करनी है, तो वो सब के सब ईरान की इशारे पे यहाँ से कूच करके लेबनान के अंदर दाखिल हो चुकी भी हैं कुछ, और आगे भी मज़ीद वो इधर आ सकती हैं और वो हिज़्बुल्लाह को मजबूत कर सकती हैं। सो अब आपको ये शायद समझ में आ रही है कि सीरिया जो है वो गाज़ा इज़राइल वॉर से बहुत पहले से एक जंग के अंदर मुब्तला है, और वो जंग उसकी जारी है, अभी तक वो उस जंग के अंदर वो उसका शिकार है। और जो भी कार्रवाइयाँ गाज़ा के अंदर या इज़राइल के अंदर लेबनान की तरफ से होंगी, वो आप समझ लो कि उस सिलसिले की एक कड़ी है कि जो कि सीरिया की सिविल वॉर और इराक की जो वॉर है उससे जुड़ी हुई एक चीज़ है। और यही इसके लिए यही इनफ है समझना कि US के बेसेस अभी तक वहाँ मौजूद हैं। दैट मीन्स कि वो किसी भी मौके की तलाश में रहते हैं कि कोई भी ऐसा फैक्टर उनके हाथ में आ जाए जिससे वो इराक को या सीरिया की जो हुकूमतें हैं उनको मज़ीद डिस्टेबलाइज़ करें, वो मज़ीद एक नई वॉर यहाँ पर शुरू करें। और इसी के साथ जो इज़राइल की मौजूदगी जो है वो शुरू दिन से आप समझ लें कि मिडल ईस्ट के जो है वो एक सीने के अंदर एक खंजर की तरह वो घुपी हुई एक मसला है, जिसकी वजह से कभी भी मिडल ईस्ट जो है वो पूरा मन नहीं हो पाता। इवन ये कि इससे पहले ईरान और सऊदी अरब के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, कई दिहाइयों से चला आ रहा था, उसकी वजह से ये दोनों जो है मिडल ईस्ट के जो दो टुकड़े हो गए थे, दो हिस्सों में वो बटा हुआ था, और एक जो है वो फ़लस्तीन के इशू को किसी और तरह से रिज़ॉल्व करना चाहता था, दूसरा जो है वो किसी और तरह से रिज़ॉल्व करना चाहता था। तो आप ये समझ लें कि फ़लस्तीन का जो इशू है वो इन तमाम ममालिक की सियासत के साथ जुड़ा हुआ है। और ये बहुत खुशाइंद बात है इस वक्त कि ये तमाम जो ममालिक हैं ये मिलकर एक पेज पर इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं, और ये तमाम जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं और इनके साथ साथ जो है ना सिर्फ ईरान, ना सिर्फ टर्की, ना सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि चाइना और रशिया भी इस बात के ऊपर बिल्कुल इस वक्त अटल हुए में पोजीशन पर आए हुए हैं कि हम फ़लस्तीन का 2 स्टेट सलूशन के ऊपर हमने इस बात को लेकर आना है और फ़लस्तीन को हमने एक आज़ाद मुल्क बनाना है। तो देखते हैं आगे चलकर ये मामला कहाँ तक जाता है। थैंक यू।